हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा आज द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन है 17 नवंबर 2025 मंडे की। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई हैं और ये किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माना गया किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? द अल फलाह यूनिवर्सिटी इज इन विच स्टेट? अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी स्टेट में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, हरियाणा में है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज को कवर करते हैं। न्यूज क्या आ रही है? न्यूज है कि इंडिया टू स्प्रूज अप मैकेनिज्म्स फॉर एक्सेसिंग क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि जो भारत है वो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर मतलब एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना करने जा रहा है। भारत जलवायु वित्त तक पहुंच के लिए तंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अ न्यू कंट्री प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडिया टैप ग्रीन क्लाइमेट फंड resources more easily. The fund has faced criticism for developing countries for its complex disbursed procedures and lack of technical support to avail it. यानी कि भारत क्या कहता है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, हम आगे पढ़ेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, उसको लेकर जो डेवलप्ड नेशंस है उनके वजह से काफी ज्यादा मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे भारत है, इसके साथ और भी जो डेवलपिंग नेशंस है साउथ अफ्रीका जैसे, तो उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत ने जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये जो कदम है कोप 30 यानी कि अभी आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 जो हुआ था ब्राजील में के बेलेम में 15 नवंबर को एक मंत्री सत्रीय कार्यक्रम में लिया गया था, यानी कि सभी मंत्री उसमें वहां पर प्रेजेंट थे, तब ये फैसला लिया गया, जहां पर भारत सहित 12 और देश है और अफ्रीकी देशों के एक क्षेत्रीय गठबंधन ने यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन गठबंधन बनाया गया उन्होंने इस पहल को समर्थन दिया है। यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं, उसके साथ ही जो और अन्य देश है 12 देश और हैं डेवलपिंग नेशन, इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के जो गठबंधन है उन्होंने भारत को इस चीज के लिए सपोर्ट किया है। अब देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या है इस पूरे मतलब कि स्टेटमेंट के। राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म जलवायु और प्रकृति वित्त के लिए एकीकृत पहुंच सुनिश्चित करेगा, यानी कि जलवायु और जो प्रकृति के लिए जो फंड चाहिए होगा, यानी कि प्रकृति का हम जैसे देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए जो एक फंड चाहिए होगा उसके लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा जिससे फंडिंग की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा अभी अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे जो तंत्र है उनकी जटिलता, सीमित तकनीकी सहायता के कारण फंडिंग में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। ये प्लेटफॉर्म इन चुनौतियों को दूर करने, जलवायु कार्यवाही को तेज करने पर केंद्रित है, जिसमें अनुकूलन, अडेप्टेशन, शमन यानी कि मिटिगेशन दोनों पर जोर दिया जाएगा, यानी कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों पर ही फोकस रहेगा। इसके साथ ही जीसीएफ यानी कि जो हमने अभी देखा यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये है ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ समन्वय किया जाएगा। प्लेटफॉर्म को जीसीएफ के माध्यम से संचालित किया जाएगा जो कि 2015 से अब तक का 19 अरब डॉलर के वादे कर चुका है, लेकिन 2024 तक केवल 1/4 ही ये फंड दिया जा चुका है, यानी कि 4 में से सिर्फ 1 भाग ही मिला है इस फंड का। भारत में पर्यावरण मंत्रालय जो है जीसीएफ यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग का मुख्य प्रवेश द्वार नोडल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। अब राज्यों और निजी क्षेत्र को भी प्रभावी ढंग से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। सीरियस मीन्स ऐसे कि बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाने के प्रयास कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें भारत के लिए यहाँ आखिर ये इतना विशेष क्यों है, इसका महत्व इतना विशेष क्यों है? अगस्त 2024 तक भारत को ग्लोबल क्लाइमेट फंड से ग्रीन क्लाइमेट फंड से 11 परियोजना के लिए $782 मिलियन की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं, जो कि जल, इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, तटीय क्षेत्र, आजीविका, परिवहन, एमएसएमई और जलवायु स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में है।
ज्यादातर फंडिंग जो है सॉफ्ट लोन के रूप में मिल चुकी है। ये प्लेटफॉर्म पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 यानी कि जो विकसित देशों से फंडिंग लिया गया था और ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां पर भारत राष्ट्रीय अनुकूलन परियोजना इसकी घोषणा करने की उम्मीद है। इसके अलावा और भागीदार कुल 16 ऐसे प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं, जिसमें ब्राजील और कैरिबियन क्षेत्र के पहले वाले भी शामिल हैं। इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा चुकी, ज्यादातर विकासशील देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर, जो कि इनका मार्गदर्शन करेगी, यानी कि नेतृत्व किया जाएगा। जो शुरुआती फंडिंग रहेगी लगभग $4 मिलियन है, जो कि शासन यानी कि गवर्नेंस, समन्वय, ज्ञान साझाकरण और प्लेटफॉर्म डिजाइन के लिए इस्तेमाल होगी। अफ्रीका क्लाइमेट फाउंडेशन जो है इंक्यूबेशन, इसमें सहायता देने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें ग्रीन क्लाइमेट फंड आखिर क्या है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इसके तहत स्थापित एक वैश्विक जलवायु वित्त कोष है, यानी कि वित्त कोष, यानी कि हम उस मान सकते हैं फंडिंग जो एक तरह से फंड है, जो कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल यानी कि अडेप्टेशन और शमन, इट मीन्स की मिटिगेशन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कोष माना जाता है जो विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का एक केंद्र बिंदु है, यानी कि पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ा कोष है। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में कम कार्बन विकास को बढ़ावा देना और जलवायु लचीलेपन को और मजबूत करना। इसका गठन और संरचना कैसे की गई? 2009 के कोपनहेगन समझौते में कोपनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड का उल्लेख हुआ वहां पर, लेकिन इसे औपचारिक रूप से 2010 के कैंकन सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 में UNFCCC के तहत इसको स्थापित किया गया। 2014 में पूरी तरह से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? GCF बोर्ड बनाया गया, जिसमें विकसित और जो विकासशील देश हैं उनके प्रतिनिधि शामिल है जो इसे कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड बैंक इसकी अस्थायी ट्रस्टी है। इसके अलावा फंडिंग विंडोज कैसी है इसकी? GCF विभिन्न थीमेटिक विंडोज के माध्यम से प्रोजेक्ट को फंड देता है, जैसे कि मिटिगेशन, अडेप्टेशन, प्राइवेट सेक्टर, रेडीनेस सपोर्ट, इन सभी को। इसके अलावा वर्तमान में माफाल्डा डुआर्टो जो है अभी इसके निर्देशक है। 2023 में इनको निर्देशक बनाया गया था। अब देखिए पूरे विश्व की फंडिंग सांख्यिकी यानी कि कुल कितने देशों ने क्या क्या फंड दिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चाहे, उसके बारे में देखते हैं। कुल प्रतिबद्धताएं कितनी? 2014 से लेकर अब तक $19 बिलियन की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी है, लेकिन 2024 तक केवल 25% ही इसमें मन की वितरित हुआ है, यानी कि जिन देशों को नीड है उनको दिया गया। GCF ने 2020 तक सालाना $100 बिलियन जुटाने का एक टारगेट रखा था, लेकिन ये अधूरा रह चुका है। इसके लिए प्रोजेक्ट्स 250 से ज्यादा प्रोग्राम को मंजूरी मिली, जो कि 100 से ज्यादा विकासशील देशों में इनको कार्यरत किया गया। कुल फंडिंग में 50% अनुकूलन और 50% मिटिगेशन पर फोकस किया गया। इसके अलावा अधिकांश फंडिंग सॉफ्ट लोन, ग्रांट्स, इक्विटी और गारंटी के रूप में दी गई है। 2023 में सुधारों के तहत फंड को अधिक कुशल बनाने पर जोर दिया गया, जैसे कि तेज प्रक्रिया, लोकल डिलीवरी, इन सभी को। इसमें चुनौतियां क्या है? जटिल आवेदन प्रक्रिया, सीमित तकनीकी सहायता, विकसित देशों के वादों में देरी रही है। COP 30 जो अभी 2025 में हुआ है, इसमें नई प्रतिबद्धताओं की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है, यानी कि फंड भारत को मिलने वाला है या फिर मिल चुका है कुछ हद तक, जहां पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो नोडल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। इसके अलावा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है, ये पहली एक्रेडिटेड एंटिटी है। अगर 11 प्रोजेक्ट के लिए कुल $782.4 मिलियन की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं, जो कि जल, स्वच्छ ऊर्जा, तटीय लचीलापन, आजीविका परिवहन, इसके साथ ही MSME और जलवायु स्टार्टअप जैसे जो क्षेत्र में अधिकांश फंडिंग सॉफ्ट लोन के रूप में की गई है। इसके अलावा 2025 तक अगर हम देखें कुल फंडिंग लगभग $1 बिलियन से अधिक हो चुकी है, जिसमें नई मंजूरियां भी शामिल है। भारत का मुख्य फोकस क्या है? जो पेरिस समझौते के NDC यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट तक 2030 में करनी है, उसको पूरा करने का टारगेट है भारत का।
फंडिंग तंत्र कैसे और पहुंच कैसे हुई, ग्रांट्स यानी कि अनुकूलन के लिए दिए गए, लोन मिटिगेशन के लिए, और इक्विटी गारंटी रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया एनडीए यानी कि भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उसके माध्यम से एक्रेडिटेड एंटिटी जिसमें नाबार्ड एडीबी इसके साथ ही प्रस्ताव जमा करती है। रेडीनेस प्रोग्राम क्षमता निर्माण के लिए किए गए हैं। भारत में सुधार किया, अभी जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है COP30 2025 GCF के साथ समन्वय को बढ़ाएगा, राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जोड़ेगा। अब देखिए ये किया हमने पूरा, भारत को कितनी फंडिंग कैसे मिल चुकी है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहीं पर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें ना, कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं जिसमें सोलर रूफटॉप प्रोग्राम जो नाबार्ड के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा चलाया गया। इसके साथ ही इंडिया ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग प्रोग्राम, इसके लिए अलग से फंडिंग दी गई है। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड जो है वो भी दिया जा चुका है। इसके अलावा बी कॉइन इंडिया यानी कि टाटा कैपिटल, सिडबी बैंक, इन सभी को ये मतलब इनके साथ समन्वय करके ये प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा एडीबी जो है यानी कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस जो फैसिलिटी है, एडीबी के कोलैब से इसको चलाया गया। उसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम जो उड़ीसा में अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए भी फंडिंग हुई थी, यानी कि 2019 में इसको स्वीकृति मिली थी और इसके लिए $28 मिलियन जो है फंडिंग मिल चुकी, ग्रांट के रूप में दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा चुके हैं भारत में, लेकिन फिर भी भारत ने जब बात की थी COP30 में, जब भारत प्रेजेंट हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि जो विकासशील देश है वो कहीं ना कहीं यानी कि विकसित जो देश है वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों के ऐसे प्रोजेक्ट्स में बाधा बनते हैं। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक लॉन्च करने वाला है, जो कि जलवायु वित्त के माध्यम से प्रकृति आधारित संसाधनों को फंड करेगा या फिर फंड करता है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, ग्रीन क्लाइमेट फंड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि एशियाई विकास बैंक जो है नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एक तरह से हब लॉन्च करने वाला है एडीबी, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है UNFCCC के तहत एक वित्तीय तंत्र है जो कि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए फंडिंग प्रदान करता है। GCF का मुख्यालय दक्षिण कोरिया के इंचोयन में है और ये कोप की मार्गदर्शन के अधीन संचालित होता है। भारत को GCF से प्राप्त फंडिंग का 50% से अधिक अनुकूलन परिवर्तनों के लिए आवंटित किया गया है। इसमें सही ऑप्शन बताने कौन कौन से, तीसरा बिल्कुल ही गलत है, 50% तक अभी तक नहीं मिला है। हालांकि जितना पूरा तय किया गया था इस फंडिंग के लिए उसमें भी 50% तक नहीं मिला है। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज नहीं है, नेक्स्ट हमारा ये एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल जैसे कि सभी को पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एडिटोरियल किस पे आ रहा है, द पोक्सो एक्ट इज अ जेंडर न्यूट्रल बाय डिजाइन, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है उसको डिजाइन जो किया गया जेंडर न्यूट्रल के लिए, यानी कि लिंग तटस्थ इसको किया गया था। भारत का जो हम देखते हैं पोक्सो एक्ट जो है यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, एक तरह से विशेष प्रकार का कानून है जो कि बच्चों को जिनकी एज क्या होती है 18 वर्ष से कम होते हैं, जो 18 से कम होते हैं उनके लिए बनाया गया था, उनके यौन शोषण, उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए। उपयोगकर्ता यानी कि ये जो एडिटोरियल लिखने वाले वो क्या कहते हैं कि पोक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ है। ये बिल्कुल सही कहा है और ये अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता भी बताई गई है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पूरे एडिटोरियल को देखें तो उन्होंने कहा द टेक्स्ट सपोर्ट्स जेंडर न्यूट्रलिटी, यानी कि जो टेक्स्ट है इसका पोक्सो तो वो पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रलिटी पर बात करता है। यहाँ पर अगर हम देखें इसका कानूनी आधार क्या है तो देखिए धारा इसमें जो दी हुई है इस एक्ट की धारा 21D है, उसमें बच्चा यानी कि चाइल्ड इसको डिफाइन किया गया, कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम हो, यहाँ पर लड़का या लड़की का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। इसके अलावा अपराधों की परिभाषाएं क्या है, धारा 3 से 12 के बीच दी हुई है। प्रवेशकारी यौन मामला यानी कि पेंट्रेटिव सेक्सुअल एसॉल्ट जो है धारा 3 में दिया गया। कोई व्यक्ति किसी बच्चे पर यौन इरादे से हमला करता है, जहां पर व्यक्ति
यानी कि पर्सन और बच्चा दोनों लिंग तटस्थ शब्द हैं। यानी कि व्यक्ति का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ मेल ही होने वाला है, और बच्चे का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ लड़की ही हो गर्ल। यहाँ पर गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है, और व्यक्ति में मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं मेल से ज्यादा फीमेल्स या फिर फीमेल से ज्यादा मेल, दोनों ही एक दूसरे मतलब दोनों ही बराबर जिम्मेदार रहते हैं इस पूरे मामले में। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट की धारा 11 क्या बताती है, पोर्नोग्राफी धारा 13 आदि में भी यही सिद्धांत दिया गया है। इसके अलावा धारा 19 जो है रिपोर्टिंग, धारा 21 सजा में भी पीड़ित और अपराधी दोनों के लिए एक लिंग कोई भी लिंग का उल्लेख नहीं है। यानी कि सजा जब मिलेगी तो ये नहीं देखा जाएगा कि फीमेल है उसको कम सजा मिले या फिर मेल है उसको ज्यादा सजा मिले। यानी कि यहाँ पर लिंग का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है इस एक्ट में। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कानून की भाषा जानबूझकर लिंग तटस्थ रखी गई है ताकि लड़के और लड़की दोनों ही पीड़ित, जो लड़के और लड़की दोनों पीड़ित हो सकते हैं, और महिला पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर कोई भी इसमें अपराधी हो सकता है। यहाँ पर महिला पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर को भी इसमें रखा गया, यानी कि किसी स्पेशल यहाँ पर जेंडर, किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, तो समावेशी संरक्षण, यानी कि कोई भी लड़का लड़की उन सभी को इंक्लूसिव उनका संरक्षण करना। पहले के जो कानून थे जिसमें आईपीसी की धारा 375 बलात्कार केवल महिला पीड़ितों पर ही केंद्रित थे, जिसमें लड़कों का यौन शोषण कानूनी रूप से उसको इग्नोर किया जाता था। पॉक्सो का मुख्य लक्ष्य क्या है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना यूएनसीआरसी के अनुरूप बिना किसी लिंग भेदभाव के। इसके अलावा समानता का सिद्धांत क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 15 भेदभाव निषेध के तहत ये कानून बिल्कुल उचित है। यानी कि पोक्सो एक्ट जो है वो बिल्कुल ही संविधान के अनुरूप बनाया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 14 का भी ध्यान रखा गया और 15 का भी। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि समानता का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। 15 क्या है कि किसी से कोई भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका व्यवहारिक प्रभाव और न्यायिक मान्यता क्या है, इसमें मामले क्या क्या है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है वर्सेस सतीश, यही मामला था 2021 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि पोक्सो लिंग तटस्थ है, लड़के भी इसमें पीड़ित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि लड़कियों के साथ ही ये सब होता हो, लड़कों के साथ भी बहुत ऐसे मामले देखे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट 2022 में मामला आया था जहां पर एक महिला शिक्षिका को लड़के के यौन शोषण के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है, पोक्सो एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उसमें लगभग 5 से 7% लड़के पीड़ित होते हैं, जो कि लिंग तटस्थता के उपयोग को दर्शाते हैं। इसके अलावा पोक्सो मामलों के लिए अदालतें गठित की गई जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। इसके कुछ आलोचना और सुधार की गुंजाइश भी की जाती है। तो इसमें जो है एक तरह से सामाजिक कलंक माना जाता है किनको, लड़के पीड़ितों के मामले में कम रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि समाज में पुरुष पीड़ित को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है। अब देखिए अगर आपने ये सुना होगा, अगर कोई लड़का रोने लग जाता है तो उसको कहते हैं कि लड़का तो रोता नहीं है। क्यों भाई, वो क्यों नहीं रोएगा, क्या उसका कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्या। तो इसी तरह यहाँ पर समाज में एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुरुष पीड़ित नहीं हो सकते, यानी कि पुरुषों को स्वीकार, ऐसे पीड़ित के रूप में उनको स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग। इसके अलावा कुछ मामलों में आईपीसी की जो लिंग विशिष्ट धारा है जैसे कि 377 के साथ ओवरलैप किया जाता है, जिसमें भ्रम पैदा होता है। इसमें सुझाव क्या दिया जाता है कि जागरूकता अभियान लड़कों के लिए किए जाए। पोक्सो नियमों में लिंग संवेदी प्रशिक्षण पुलिस न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ संशोधन किए गए थे पोक्सो एक्ट में, उनको देख लेते हैं। तो 2019 का सबसे प्रमुख संशोधन हुआ था पोक्सो एक्ट में, जो हम देखते हैं ये 2012 में एक्ट बनाया गया था। भारत के प्रमुख कानून है जो कि बच्चों में अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी की यानी कि रक्षा करना, सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो 2019 के संशोधन अभी भी प्रासंगिक है, यानी कि इनको अभी भी माना जाता है और उनका कार्यान्वयन आज तक जारी है। इसमें बदलाव क्या किए गए थे, प्रवेशकारी यौन हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो न्यूनतम इसकी सजा कितनी 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी, धारा 3 में ये लिखा हुआ है। अगर पीड़ित 16 वर्ष से कम हो तो 20 वर्ष की उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा आजीवन कारावास का मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया कुछ गंभीर मामलों में। इसके अलावा बाल पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को चाइल्ड सेक्सुअल
एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल से बदल दिया गया। यहाँ पर भंडारण, प्रसारण या उपयोग पर सख्त सजा होगी, 5 से 10 साल का कारावास। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, 1000 से अधिक विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। मई 2023 तक 758 कार्यशील कोर्ट थे, जिनमें 412 ई पोक्सो कोर्ट भी शामिल है। मतलब कि 412 जो है ई पोक्सो कोर्ट शामिल है। यानी कि जो एक तरह से हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये सब यानी कि इलेक्ट्रिक जो कोर्ट होते हैं, आज के समय डिजिटल कोर्ट भी हम उनको मान सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा पेशेवरों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग को मजबूत किया गया, लेकिन झूठी शिकायतों पर 6 महीने या फिर 1 साल की सजा होगी। अगर कोई इस मामले में झूठी शिकायत करता है तो उसको भी सजा मिलेगी। इसके अलावा एनसीआरबी 2022 के अनुसार पोक्सो मामले में 94% तक वृद्धि देखी गई है। 2017 से 24 के बीच 2 लाख से ज्यादा मामले इसमें बढ़ चुके हैं। इसके अलावा संशोधन अपराध डिटेरेंस के रूप में काम कर रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग में वृद्धि भी दर्शाता है। 2023-24 के कुछ नए आपराधिक कानून थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह इसको लागू किया गया था। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, जो कि पहले अंग्रेजों ब्रिटिश के समय यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन अब उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया। यानी कि जो भारत में जो न्यायपालिका, उसका मेन क्या है कि भारत के लोगों को न्याय दिलवाना। इसके अलावा पोक्सो के साथ ओवरलैप ये करता है, लेकिन पोक्सो विशेष कानून होने से इसको प्रायोरिटी दी जाती है। बलात्कार की परिभाषा धारा 63 में लिंग विशिष्ट बनी रही है, लेकिन पोक्सो की लिंग तटस्थता जो है वो बरकरार रही है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। पोक्सो मामले में जांच, ट्रायल, बेल प्रक्रिया ये सब प्रभावित है। इसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। पोक्सो के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है, खास करके गंभीर अपराधों में। इसका प्रभाव क्या है, बेंगलोर और जो बाकी शहर है वहां पर पोक्सो ट्रायल और ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रक्रियागत जटिलताएं भी बढ़ी हैं। 2024-25 में हेनियस क्राइम यानी कि हेनियस क्राइम जिसमें मर्डर, रेप, इसमें 13% तक कमी देखी गई, लेकिन पोक्सो मामलों में वृद्धि अभी तक जारी है। 2024-25 के कुछ संशोधन किए गए थे, यानी कि संभावित संशोधन है विधायी और न्यायिक विकास के लिए। राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल फरवरी 2025 में पेश किया गया। एनसीपी एससीपी की फौजिया खान के द्वारा ये पेश हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2024 बिल। इसके अलावा विक्टिम सेंट्रिक सुधार, पीड़ितों के लिए अधिक सहायता, त्वरित न्याय और अपराधियों के लिए कठोर सजा की डिमांड की गई है। एनसीआरबी डेटा का हवाला 2017 से 94% मामले ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि बढ़ चुके हैं। मई 2024 तक 2 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सभी पार्टियों का इसको समर्थन मिला, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। अगर बिल पास होता है तो नया संशोधन बन सकता है। इसके अलावा लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, 22वां लॉ कमीशन ने सहमति की आयु 18 वर्ष रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा 16 से 18 वर्ष के रोमांटिक मामले जो सामने आते हैं, सहमति वाले रिश्ते, उसमें संशोधन को रखा गया है, लेकिन अपराधीकरण न करने पर जोर है। जैसे कि कई बार क्या होता है, 16 से 18 एज के जो बच्चे होते हैं, यानी कि वो अपनी सहमति से कुछ ऐसे मतलब कि शारीरिक संबंध बना लेते हैं जिसमें किसी और व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट कर दी कि ये तो इसके साथ इसने गलत किया, लड़के को सजा दिलवाने के लिए या फिर लड़की को। तो ऐसे भी बहुत सारे मामले आए। अभी इस पर भी बातचीत चल रही है कि इस पर संशोधन हो सकता है या फिर नहीं, यानी कि हालांकि संशोधन किया जा सकता है इसमें। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र में 25% मामले ऐसे पाए गए हैं। इसके अलावा न्यायिक निर्णय क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सो मोटू रिट पिटीशन जो है, इतना नंबर है, 2023 में ये रिट दायर की गई थी। पोक्सो की प्रवेश परिभाषा को एक तरफा माना गया, लेकिन मौजूदा कानून इसके लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2025 में क्या कहते हैं, एक सस्पेंडेड जज के खिलाफ पोक्सो अपराधों को खारिज करने से उन्होंने इनकार कर दिया। पीड़ित की पहचान छिपाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट आईटी रूल्स के संशोधन को रद्द किया गया, जो कि पोक्सो से जुड़े फेक न्यूज को भी प्रभावित करता है। इसमें चुनौतियां क्या रहेंगी, सकारात्मक अगर हम देखें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निपटान दर 80% से ज्यादा, लड़कों के मामलों में रिपोर्टिंग बढ़ी है लिंग तटस्थता के कारण, यानी कि जेंडर न्यूट्रल के कारण। नकारात्मक प्रभाव क्या है इसके, झूठी शिकायतें, धारा 22 जिसमें जो है किशोरों के सहमति मामलों में दुरुपयोग। इसके अलावा आंकड़े जो हमने पहले भी देखा, पोक्सो मामले में 10 से 13% तक कमी है, लेकिन कुल अपराध जो वो वैसे के वैसे ही बना हुआ है।
अब इस पूरे एडिटोरियल का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो पोक्सो जो है एक लिंग तटस्थता प्रगतिशील कदम है जो कि बच्चों के यौन शोषण को लिंग से परे एक मानवाधिकार मुद्दा मानता है। यह सिर्फ कानूनी समानता ही सुनिश्चित नहीं करता बल्कि अदृश्य पीड़ित यानी कि लड़कों को न्याय दिलाने का भी एक माध्यम है। हालांकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक मानसिकता अभी तक बनी हुई है, उसमें बदलाव होना जरूरी है। सरकार और एनजीओ को मिलकर इसको और ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे फिर लड़की हो, यौन हिंसा का शिकार ना हो या और फिर वो खुद को अकेला महसूस ना कर पाए। तो ये था हमारा एडिटोरियल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? हाउ पोर्ट्स कैन फेरी इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट एम्बिशन, यानी कि भारत के जो बंदरगाह हैं वो कैसे भारत की एक तरह से कृषि निर्यात महत्वाकांक्षा को आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस है, क्रिएट्स है, इसके साथ ही जो प्रोसेस्ड फूड होता है, मीट और मैरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो मार्केट, पूरे मार्केट में इनकी पहुंच है एशिया, यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका में पहुंच बनी हुई है। और ये कैसे बनी है? पोर्ट के माध्यम से। इतना सामान एक तरह से किसी फ्लाइट पर लेकर जाना तो संभव नहीं है, तो पोर्ट जो है, बंदरगाह अगर हम देखें तो किसी भी देश के लिए मतलब जो भी व्यापार चलता है बाकी देशों के साथ, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन अब उसको कृषि की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? तो भारत जो है दुनिया का एक कृषि उत्पादक देश है। सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि होती है, जो कि चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, मसाले, डेयरी और समुद्री उत्पादों का बहुत बड़ा निर्यातक है। अब देखिए मसाले, इन मसालों की वजह से ही जो ब्रिटिश है वो भारत पर शासन कर पाए थे। ठीक है, तो इट मीन्स कि भारत जो है मसालों का एक बहुत बड़ा, हम इसको किंग मान सकते हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि निर्यात लगभग 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। और सरकार की जो महत्वाकांक्षा क्या है कि 2030 तक इसको 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत का 90% से अधिक कृषि निर्यात जो है वो समुद्री रास्ते से होता है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास कैसे हो सकता है? जो मतलब कि तरीके इसमें क्या रह सकते हैं? तो कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर सुविधाएं, जिसमें फल, सब्जियां, मीट, डेयरी और पेरिशेबल उत्पादों की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाने के लिए बंदरगाह पर कोल्ड स्टोरेज, इसके साथ रीफर कंटेनर टर्मिनल को जरूरी किया गया, यानी कि जरूरी माना गया। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है और मुंद्रा पोर्ट में रीफर प्लग पॉइंट से बासमती चावल और आम के निर्यात को 20 से 25% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा डेडिकेटेड एग्री टर्मिनल्स, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह में विशेष कृषि टर्मिनल बनाने से हैंडलिंग समय कम होता है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक 50 से ज्यादा पोर्ट प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिससे क्षमता इनकी दुगनी हो चुकी है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? इसमें मतलब कि बुनियादी ढांचा जो पोर्ट्स को उसको डेवलप करना, इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने की एक तरह से मतलब कि एक तरह से जरूरत महसूस हो रही है। समय और लागत में कमी, पुराने बंदरगाह में टर्न अराउंड टाइम जो है 3 से 4 दिन था, जो कि अब डिजिटल पोर्ट सिस्टम से 24 से 36 घंटे हो गया है। इससे निर्यातक जो एक्सपोर्ट्स, उनकी लागत 15 से 20% तक कम हुई है। इसके अलावा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बंदरगाह को रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सड़क से जोड़ने से अंतर्देशीय किसानों तक पहुंच को आसान किया गया। उदाहरण, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो उसने पंजाब हरियाणा के अनाज को मुंद्रा पोर्ट तक तेजी से पहुंचाया, जिससे गेहूं निर्यात भी हमारा बढ़ा है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम ई संचित से कस्टम क्लियरेंस ऑनलाइन हो चुका है, जिससे पेपर वर्क जो 80% कम है, यानी कि पेपर वर्क की वजह से भी काफी ज्यादा देरी हो जाती थी। इसके अलावा गुणवत्ता में नियंत्रण कैसे रहा है और प्रमाणन क्या है? बंदरगाह पर लैब्स, टेस्टिंग सेंटर वगैरह और उससे जो भी फाइटोसैनिटरी और एसपीएस यानी कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मानक जो उनकी जांच होती है। इससे यूरोपियन यूनियन, यूएसए जैसे जो बाजार है उसमें रिजेक्शन रेट 5% से नीचे है, यानी कि पूरी टेस्टिंग जो अब जो है पोर्ट पर ही की जाती है, फिर ही सामान एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग के उत्पाद की जो उत्पत्ति साबित होती है, जो कि ऑर्गेनिक निर्यात, जिसमें बासमती चाय, इन सभी को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद निर्यात उन्मुख नीतियां और प्रोत्साहन क्या कहता है?
रोड टैप स्कीम जो है कृषि उड़ान से बंदरगाह पर सब्सिडी मिलती है। 2025 बजट में एग्री एक्सपोर्ट हब्स उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ क्या? ऑस्ट्रेलिया यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टैरिफ कम हुआ है और बंदरगाह इन उत्पादों को प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ ही क्षमता वृद्धि और निजी निवेश में क्या सुधार हुआ है? जो पीपी मॉडल है, अदानी पोर्ट्स और डीपी वर्ल्ड जैसे निजी ऑपरेटर्स ने मुंद्रा और उसके साथ ही कृष्णापत्तनम में काफी इन्वेस्ट किया और उनकी क्षमता 500 मिलियन टन पार हो चुकी है। नए बंदरगाह इसमें वाडवान महाराष्ट्र, गलियारे जो है गलतारे आंध्र प्रदेश, मेगा पोर्ट्स जो है 2030 तक कृषि निर्यात को 50% तक बूस्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि देश की समुद्री क्षमता को अधिक उपयोग करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मजबूत बनाने पर केंद्रित है। ये प्रोजेक्ट समुद्र की माला के रूप में काम करता है, यानी कि जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है कि भारत की 7516-17 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन, 14,500 किलोमीटर संभावित जो नौगम्य जल मार्गों तथा वैश्विक व्यापार मार्गों पर स्थिति का लाभ उठाना चाहती है। मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और मंत्रालय ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अधीन ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे होने वाले और हो चुके हैं और ये विकसित भारत मिशन और मैरीटाइम अमृत काल विजन 247 का एक हिस्सा बन चुका है। इसके उद्देश्य क्या थे? सागरमाला के लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करना, निर्यात आयात में और घरेलू व्यापार की जो लॉजिस्टिक्स लागत है उसको न्यूनतम करना, बुनियादी ढांचे निवेश के साथ काम करना जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़े। इसके अलावा पोर्ट लीड डेवलपमेंट, बंदरगाह के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स है, इनका निर्माण, सड़क, रेल, जलमार्गों के माध्यम से बंदरगाहों की अंतरदेशीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करना, सड़क और रेल पर भीड़ कम करने के लिए तटीय शिपिंग को प्रोत्साहन देना, सतत विकास को बढ़ाना यानी कि सतत विकास को पूरा करना, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना जिसमें मछली पालन, समुद्री पर्यटन और कौशल विकास शामिल है। 2025 तक 40 लाख जो है प्रत्यक्ष और 60 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा करना इसका एक हिस्सा है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन जो है एंड न्यू ग्रीन फील्ड पोर्ट डेवलपमेंट, मौजूदा बंदरगाह की क्षमता वृद्धि, नए बंदरगाह का निर्माण जैसे कि वाडवन महाराष्ट्र और गलतारे आंध्र प्रदेश से बना हुआ है। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, हिंडरलैंड अंतर्देशीय क्षेत्रों से बंदरगाहों को तेल, सड़क यानी कि भारतमाला और जल मार्गों से जोड़ना, स्टील, सीमेंट, प्रोटोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों को बंदरगाह के नजदीक स्थापित करना। इसके अलावा तटीय समुदायों के लिए मछली पालन, क्रूज टूरिज्म, लाइट हाउस टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करना, ये भी इसके घटक है। रो पैक्स, फेरी और इनलैंड वाटरवेज का विस्तार करना जिसमें कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट शामिल है। प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या है? सागरमाला के तहत विभिन्न राज्यों में प्रमुख बंदरगाह पर काम किया जा रहा है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में कंटेनर टर्मिनल विस्तार हो रहा है इसका, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में क्षमता में वृद्धि और कोल्ड चेन सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही है, चेन्नई और विशाखापट्टनम में तटीय आर्थिक जोन्स का विकास हो रहा है। नए बंदरगाह इसमें वर्धमान मेगा पोर्ट 2030 तक कंप्लीट होगा और इसके अलावा इसमें कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी शामिल हैं। इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं 2025 तक? तो परियोजनाओं की स्थिति क्या है? कुल 839 परियोजनाएं जो है वो चिन्हित हो चुकी हैं। इसमें 272 परियोजनाएं पूरी हैं, शेष 2025 से 30 तक पूरी होने की उम्मीद भी है। इसके अलावा क्षमता में वृद्धि, बंदरगाह क्षमता 2600 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है, उससे बढ़कर 3300 तक पहुंच चुकी है। सागरमाला 2.0 के तहत 10,000 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा तटीय शिपिंग जो 118% तक बढ़ी है, इनलैंड वाटरवे कार्गो 700% तक बढ़ा है, रो पैक्सो फेरियों से 40 लाख से अधिक यात्री यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा वैश्विक रैंकिंग 9 भारतीय बंदरगाह विश्व के टॉप 100 में शामिल है, विशाखापट्टनम टॉप 20 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या है इसका? लॉजिस्टिक्स लागत जो है वो 15 से 20% तक कम हुई है। 2024 तक 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 2025 में सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी स्थापना से वित्तीय सहायता भी मजबूत हुई है, जो कि आरबीआई से इसको पंजीकृत किया गया।
इसके अलावा मैरीटाइम स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च हुआ है, जो कि समुद्री क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला है। इसमें फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है, अब जो SMFCL के माध्यम से इसको फंडिंग मिलती है। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, भारतीय रेलवे, नहाई जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसके सहयोगी है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पर आधारित है, जिसमें राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी शामिल है और प्राइवेट जो हमने अभी देखा, हाँ, प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट्स हैं मॉडल से 500 ज्यादा मिलियन टन की जो क्षमता इसमें बढ़ चुकी है। सागरमाला 2.0 यानी कि इसको थोड़ा सागरमाला प्रोजेक्ट में जितने भी बंदरगाह है उनको थोड़ा एडवांस करने की कोशिश की 2025 में लॉन्च हुआ, जो कि क्षमता विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत विकास पर फोकस रखता है, जो कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था। अब इसमें कुछ चैलेंजेस और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, चुनौतियां क्या कि अंतिम मेल कनेक्टिविटी में देरी हो सकती है, मौसम प्रभावी रहे, इसके अलावा पर्यावरण चिंताएं और फंडिंग गैप्स भी हो सकते हैं। इसके बाद समाधान क्या निकलता है इसका, AI आधारित पूर्वानुमान लगाया जाए, ग्रीन पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट को स्थापित किया जाए, 2030 तक $100 बिलियन कृषि निर्यात लक्ष्य में योगदान होना चाहिए। इसके अलावा भविष्य में क्या दिशा हो सकती है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत भारत शीर्ष 5 जो शिप बिल्डर राष्ट्र है वो बनने का एक टारगेट है, जिसमें 4 मिलियन GRT शिप बिल्डिंग क्षमता शामिल है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। हम इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हैं। आगा सैयद मुंताजिर वन द बजगन पेबोल्स बाईपोल्स तो किसने मतलब कि विच पार्टी डज ही रिप्रेजेंट, कौन सी पार्टी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, PDP। Next question, which state is lagging behind in the election commission's SIR exercise with just 75% coverage? वेस्ट बंगाल, असम, केरला एंड तमिलनाडु। 75% कवरेज के साथ कौन सी इलेक्शन मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने SIR एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो यह है केरला, C इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल फ्रॉम अंबाजी हैज बीन awarded the geographical indication GI tag for its high quality white stone, where is the town located? यानी कि जो मार्बल है अंबाजी उसको GI टैग मिल चुका है। इसके साथ ही वो टाउन जो है कहां पर लोकेटेड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात का जो मार्बल है अंबाजी उसको GI टैग मिला हुआ है। अब ये है आपका लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आपको इसका आंसर जो हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा या फिर आप इसका आंसर हमारे कल के सेशन में देख सकते हैं। तो मोहम्मद शमी इज लाइकली टू प्ले फॉर विच IPL टीम इन 2026? पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आपने बताना है कि जो मोहम्मद शमी है वो कौन सी IPL टीम से खेल रहे हैं 2026 में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।